हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज फर्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी बायो के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का 11th क्लास के। तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अर्नस्ट मेयर के साइंटिस्ट जो है हमारे पास, इनके बारे में दिया गया है। यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन किसने दी थी। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन हमारे पास अर्नस्ट मेयर ने दी थी। ये नीट में आया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज याद रखना, क्योंकि हम जनरली जो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट होते हैं या फिर यूनिट के डिस्क्रिप्शन होते हैं उसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो इनमें से भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज जो है इसकी डेफिनेशन किसने दी। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास अर्नस्ट मेयर ने दी थी। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, यानी इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का अवार्ड मिला हुआ था। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के अवार्ड के अंदर कौन कौन सा? पाल्सन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमारी बुक में है तो हम एक आइडिया अपने माइंड में रख सकते हैं कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी अवार्ड अर्नस्ट मेयर को दिया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की स्पीशीज के डेफिनेशंस हैं, सिम्पैट्रिक स्पीशीज और एलोपैट्रिक स्पीशीज। सिम्पैट्रिक स्पीशीज और एलोपैट्रिक स्पीशीज के डेफिनेशन आपको जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगी, और यहाँ पर भी छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इसका। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था, शायद हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कभी, या फिर हमने कभी सुना होगा गैलापागोस आइलैंड का। गैलापागोस आइलैंड जो है हमारे पास, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है एलोपैट्रिक स्पीशीज का। पहले बात करते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशीज। सिम्पैट्रिक स्पीशीज का मतलब क्या है? वो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज जो किसी एक ही एरिया ऑफ लैंड के ऊपर होते हैं, यानी जिसको कोई भी फिजिकल बैरियर एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं करता। यानी अगर हमारे पास कोई स्पीशीज ए है, कोई स्पीशीज है, कोई स्पीशीज सी है, और ये एक ही सपोज करो माउंटेन के ऊपर रह रहे हैं या फिर कोई ग्रासलैंड में रह रहे हैं, और इन तीनों ही स्पीशीज को कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर, सपोज बीच में कोई नदी नहीं आई है, बीच में कोई ओशन नहीं है, या फिर बीच में कोई बड़ा सा माउंटेन नहीं है जो ये आपस में क्रॉस नहीं कर सकते, तो उन टाइप की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? सिम्पैट्रिक स्पीशीज बोलते हैं। क्लियर? यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ आराम से घुल मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ हो सकता है अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं हो रखी है तो ये आपस में रिप्रोड्यूस भी फ्रीली कर सकते हैं। एलोपैट्रिक स्पीशीज इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी हमारे पास अगर दो लड़ियां हैं तो बीच में एक कोई माउंटेन आ जाएगा, या फिर बीच में कोई रिवर आ जाएगी हमारे पास, या फिर कोई बड़े से ओशियन से दो डिफरेंट लैंड, सपोज करो आइलैंड है, वो आपस में बीच में एक ओशन है या फिर सी है उसके थ्रू सेपरेटेड है। तो इस अब यहाँ पर कोई स्पीशीज है ए और यहाँ पर कोई स्पीशीज है बी, तो ये ए और बी स्पीशीज जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, यानी इनके बीच में आपस में कभी भी कोई टाइप की रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। यानी हमारे पास ए के जितने भी जीन पूल होंगे, जितनी भी जीन्स ए के पास होंगी, वो जीन्स बी के पास नहीं हो सकती, एंड बी के तरफ से कोई भी जीन फ्लो ए की तरफ नहीं होगा। तो इन टाइप की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? एलोपैट्रिक स्पीशीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे पास आता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ही हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है तो उसके बाद से हमारे पास बता दिया जाता है कि हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट होते सेल्यूलर लेवल, देन फिर टिश्यू लेवल, उसके बाद हम आते हैं ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड इसी ऑर्गन सिस्टम को हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर, बट इनसे ये भी हमारे पास नीट में आया हुआ क्वेश्चन है एक इम्पॉर्टेंट। तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली में, वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होते हैं? तो वो हमारे पास सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू होती है, और सब माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर भी हम अगर बात करें तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है। कौन से मॉलिक्यूल्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। अगर हम सपोज करो मैं सेल्यूलर लेवल को डिस्क्राइब करूं तो सेल्यूलर लेवल के अंदर हम देख सकते हैं कि अमीबा जो है हमारे पास, या फिर यीस्ट हो गए, यानी जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे पास सेल्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। यानी हमारे पास सारे के सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, या फिर जो हमारे पास स्पॉन्जेस हैं इनके अंदर हम सेल्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो हमारे पास यानी सेल्स के एग्रीगेट जो होंगे वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे,
तो जो कि हमारे अंदर नहीं होती, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे पास हमें पता है बेसिकली कि अगर मैं सेल की सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करूँ, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बचपन में बोलते थे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक्चुअली में बनी किससे है, हमारे पास लिपिड से, फॉस्फोलिपिड्स जिनको हम बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, जिनके अंदर दो टाइप के प्रोटीन्स, हम इंटीग्रल प्रोटीन फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में जो सेल की कॉम्पोजिशन है पूरी की पूरी, ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, कुछ बायोमॉलिक्यूल से बने हुए हैं, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किए हुए हैं। तो इसीलिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बोले तो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है, यानी कोई भी एक मेरे पास कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है सपोज करो, तो वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं एक लिविंग एग्जिस्टेंस शो कर रहा हूँ। यानी जैसे हमारे पास एक सिंगल सेल जो है वो हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, यीस्ट में मैंने बोला कि भाई एक सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है मेरे पास। तो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल या फिर प्रोटीन का मॉलिक्यूल ये मेरे पास नहीं बता सकता कि वो भी हमारे पास एग्जिस्टेंस फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह शो कर सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से, सीधा सेल्यूलर लेवल से हम नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैंने ना कुछ लाइंस अंडरलाइन किए हुए हैं हाईलाइट करके, तो वो एक्चुअली मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि उन लाइंस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पूरे पैरा में अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ये कुछ लाइंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और इनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, और एक्चुअली में इनसे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो जैसे कि सबसे पहली लाइन जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है कि in majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. Mutually exclusive events का मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे हायर ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ या फिर हम ह्यूमंस के अंदर बात करें, तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है उनके ग्रोथ के तरीके से। यानी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। पहली है हमारे पास सेल डिवीजन एंड दूसरी है हमारे पास सेल डिफरेंशिएशन। यानी जो सेल्स डिवाइड हुए हैं हमारे पास, वो सेल्स फिर पर्टिकुलरली अपना शेप, साइज, फंक्शन एक्वायर करते हैं एंड पर्टिकुलर अपनी जगह पर जाकर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ग्रोथ इन दो पैरामीटर से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन का अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन के लिए चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, इन सब के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। यानी अगर मैं सपोज करो ह्यूमन का एग्जांपल लूँ तो हमारे पास फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर, मेल के अंदर टेस्टिस में हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन। यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हमारे पास चलते हैं। यानी एक सपोज करो मेरे पास कोई ह्यूमन है और वो ह्यूमन सेल डिवाइड कर दे और फिर वो बोले बेसिकली कि भाई हम रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं होता। या फिर प्लांट के अंदर अगर हम बात करें बेसिकली, चाहे मेरे पास रोज प्लांट हो, मैंगो प्लांट हो, तो हम बेसिकली प्लांट्स के अंदर सीड सो करते हैं। तो सीड के अंदर ऐसा नहीं हुआ बेसिकली कि भाई हमारे पास प्लांट का कोई भी एक सेल था, उसने डिवीजन कर दिया दो पार्ट के अंदर और उसको हमने सीड बोल दिया, चलो उसको उससे नया प्लांट आ गया। हमारे पास मेथड है, टिश्यू कल्चर के भी अलग मेथड है, लेकिन एक एक्चुअली में सेल डिवीजन करके रिप्रोडक्शन नहीं होती प्लांट्स या फिर एनिमल्स में। लेकिन तो यहीं पर हमारे पास इसीलिए हम दोनों ही जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इनको आपस में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रोथ जो है इसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलने का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास कोई अगर मोबाइल फोन है, जैसे कि आजकल तो मेरे पास मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो मेरे पास कोई भी मोबाइल फोन है, सपोज करो मैंने नॉर्मल ले लिया, नोकिया का फोन ले लिया, और मैंने बोला कि बेसिकली फोन क्यों बोल रही हूँ मैं, चाहे वो नोकिया का फोन हो चाहे मेरे पास वो कोई सा भी फोन हो, हम फोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका एक बेसिक रीजन है हमारे पास। और बेसिक रीजन क्या है कि हम उससे एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं बिना वहां पर गए। क्लियर, मैंने नंबर डायल करा और मैंने बात कर ली। अब चाहे वो फोन नोकिया का, हमारे पास नोकिया का हो, सैमसंग का हो या फिर रेडमी का हो, किसी का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर किसी भी कलर का हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सपोज तो मैंने बोला कि मेरा फोन जो है वो ब्लैक कलर का, तो इस ब्लैक कलर का होना ये जस्टिफाई नहीं करता कि भाई उससे हम एक जगह से दूसरी जगह पे बात कर सकते हैं। सपोज किसी का पेन है हमारे पास और उसका पेन भी ब्लैक कलर का है, तो क्या हम पेन से बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी
पेन जो है उसका डिफाइनिंग फीचर है हमारे पास ब्लैक, उसी तरह फोन का भी डिफाइनिंग फीचर है हमारे पास ब्लैक, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी पेन को फोन से अलग कर रही है? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कॉन्टैक्ट कर पाने से। पेन से नहीं कर सकते, फोन से कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फीचर है, इसने ये क्या बन गया हमारे पास? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन गई। इसके बेसिस पर हम फोन्स को कैटेगराइज कर रहे हैं पेन से। उसी तरीके से ग्रोथ जो है इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये कहाँ से ग्रोथ शो करते हैं? इनसाइड ग्रोथ शो करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है एंड सेल डिफरेंशिएशन होता है, तब जाके हम ग्रोथ करते हैं। और उसी तरीके से जो हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं। यानी सपोज करो कि हम काबेज का जो पहाड़ है इतना बड़ा सा, तो हमने कचरा नहीं फेंका किसी दिन, उसके ऊपर हमने फिर रखते गए, फिर हम रखते गए, फिर हम रखते गए, फिर हम रखते गए, तो ये भी एक तरह से क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है। लेकिन कैसी ग्रोथ हो रही है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, यानी यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस हो रहा है, बट यहाँ पर ग्रोथ तो हो रही है। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? अंदर में सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ है। यानी अगर मुझे ग्रोथ को डिफाइन करना होगा सपोज करो, तो मुझे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बोलना पड़ेगा बेसिकली कि भाई इंट्रिंसिक ग्रोथ, और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के लिए हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, यानी मुझे वहां पर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आता है दूसरी चीज, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर से। हमारे पास मतलब लगा लो कि ग्रोथ से कोई क्वेश्चन ना हो या फिर किसी और टॉपिक से क्वेश्चन ना हो, तो हमारे पास रिप्रोडक्शन से पक्का पक्का क्वेश्चन होता है। एंड रिप्रोडक्शन की ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस लाइन का बेसिस क्या है हमारे पास कि जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, यानी जब हमने बायो स्टार्टिंग में पढ़ी होगी तो मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक अमीबा है। अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन का तरीका क्या होता है? हमारे पास बाइनरी फिजन, यानी एक अमीबा दो अमीबा डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और इस तरह से रिप्रोडक्शन शो करता है। अगर हम अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ जो है उसका क्या पैरामीटर है, या फिर अगर मैं बोलूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या तरीका होता है? सेल डिवीजन का। और यहाँ पर जो कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है? सेल डिवीजन। तो भाई हम एक ही प्रोसेस को एक बार ग्रोथ के लिए यूज करें और एक बार हम रिप्रोडक्शन के लिए यूज करें, ये तो जस्टिफाई नहीं है। दूसरा रीजन हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया म्यूल हो गए या फिर स्टेराइल बीज हो गई, क्योंकि हमें पता है हनी बी के अंदर जो क्वीन होती है सिर्फ वही रिप्रोडक्शन करती है, और तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं करती, वर्कर बीज तो नहीं करती है हमारे पास। तो म्यूल, स्टेराइल बीज, या फिर हम बहुत सारे ह्यूमन कपल के अंदर देख लें कि बहुत सारे ह्यूमन कपल भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो ये फिर भी हमारे पास क्या है? लिविंग है, क्योंकि हम भी यहाँ पर लिविंग के पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने बोला बेसिकली कि सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग है लेकिन ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। तो भाई लिविंग तो वो होना चाहिए ना कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी, हम किसको बोले? जो वो सारी चीजें फॉलो कर रहा हो। तो भाई लिविंग के अंदर एक्सेप्शंस आ गए हमारे पास कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग तो हैं लेकिन रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हमारे पास। तो भाई यहाँ पर हमारे पास ये एक्सेप्शन आ गया। और दूसरा, सेल डिवीजन जो है वो दोनों ही प्रोसेस के अंदर यूज हो रहा है, ग्रोथ के अंदर भी और रिप्रोडक्शन के अंदर भी। तो इन दो रीजंस के कारण जो रिप्रोडक्शन है ये भी हमारे पास क्या है? एक फीचर की तरह यूज होता है, हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पर डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आते हैं बेसिकली, तो दूसरा हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर हमसे एक बार ये लाइन है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। यानी अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? C6H12O6, क्लियर। तो ये जो हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है, चाहे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही हो या फिर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा हो हमारे पास, या फिर हम जो लेबोरेटरी के अंदर ग्लूकोज सिंथेसाइज करवाते हैं,
चाहे हम किसी भी प्रोसेस से ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा रहे हो, ग्लूकोज का कॉम्पोजिशन एक्चुअली में यही रहने वाली है, कभी भी चेंज नहीं होने वाली। लेकिन हमारी बॉडी के आउटसाइड में अगर हम ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा रहे हैं, सपोज करो मैंने किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाई, तो वो जो रिएक्शन होगा वो ना तो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है, लेकिन है तो एक्चुअली में कॉम्पोजिशन सेम। हाँ जी, तो ग्लूकोज की कॉम्पोजिशन जैसे कि हमने देखा बेसिकली C6H12O6 है, और मैंने बोला कि चाहे हम लैब में सिंथेसाइज करवाएं, चाहे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो, चाहे हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो, हर तरफ से ग्लूकोज की कॉम्पोजिशन सेम रहने वाली है। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जब हम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर हम केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, यानी हम एक्चुअली उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बेसिकली कि मेटाबॉलिज्म का मतलब, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली मीन्स एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एना मीन्स होता है फॉर्मेशन होना और कैटा मीन्स होता है ब्रेक डाउन होना, यानी हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी ब्रेक डाउन वाले रिएक्शंस है, सपोज हाइड्रोलिसिस ऑफ protein, hydrolysis of carbohydrate, that is polysaccharides, that is catabolism, and anabolism reactions like formation of protein, formation of polysaccharide chain, formation of phospholipids, etc. This is anabolism. So anabolism, ana means formation. तो ये दोनों ही टाइप के रिएक्शंस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, यानी सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर अगर बॉडी आउट ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर कोई रिएक्शन हो रहे हैं तो उनको ना तो हम लिविंग बोलते हैं, ना ही हम उनको नॉन लिविंग बोलते हैं। तो यहाँ पर वापस से कैटेगराइजेशन आती है, तो इसीलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर मेटाबॉलिज्म जो है, इन दोनों को ही हम बॉडी का डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। तो भाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किनको बोलते हैं, हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, रिएक्शन टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी हमें सपोज करो कि जब कभी भी हमें कोई पिन चुभती है तो हम रिएक्शन देते हैं, अपना हाथ पीछे हटाते हैं, या फिर हम थोड़ा सा चिल्लाते हैं कि भाई हमें दर्द हो रहा है, या फिर हमें कोई हॉट ऑब्जेक्ट से हमने टच कर लिया, या फिर नॉर्मल कोई बाहर भी अगर हम ऑर्गेनिज्म देखें, तो सपोज करो कोई रास्ते के ऊपर कोई डॉग होता है, कुत्ता होता है, अगर हम उसको कुछ बोलते हैं या फिर उसको हम डराते हैं तो वो थोड़ा हमारे ऊपर भौंकता है या फिर भाग जाता है। या फिर अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो हम ट्रीज जो होते हैं उनके अराउंड जो पहले सीमेंटिंग कर दी जाती थी, हम बोलते कि सीमेंटिंग अवॉइड होनी चाहिए, सीमेंटिंग नहीं करनी चाहिए, रूल भी है, बट फिर भी हम करते थे बेसिकली, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी करती हैं। तो सीमेंटिंग करने पर क्या होता है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं उनको प्रॉपर वाटर की रिक्वायरमेंट जितनी होती है उनको वाटर नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके रूट से डेवलप नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट होता है वो धीरे धीरे सूख जाता है और एंड में मर जाता है। तो इसलिए सीमेंटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या दे रहे हैं, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए स्टिमुलाई दे रहे हैं। अगर हम बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम के अंदर जब हम कोई कॉलोनी ग्रो करवाते हैं, तो हमने जब कल्चर मीडियम के अंदर सपोज करो जो भी हमारा मीडियम है, अगार अगार है या फिर कुछ भी है, अगर हम वो देते हैं तो बैक्टीरियल कॉलोनी अच्छी खासी ग्रो करते हैं। अगर हम सपोज करो कल्चर मीडियम के अंदर न्यूट्रिशन कम कर दे, तो यही कॉलोनी जो होती है दिमाग में फिर हमारे पास प्रॉपर फुल्ली ग्रो नहीं करती, या फिर जैसे हमने एंटीबायोटिक डाला तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, सॉरी एक्सटर्नल कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसके लिए स्टिमुलस दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ पूरे अर्थ के ऊपर किसके पास है, हमारे पास ह्यूमन बींग्स के पास है, क्योंकि ह्यूमन बींग अपने आप में अवेयर है। यानी सपोज करो मेरे पास कोई डॉग है या फिर कोई मंकी है, उसको नहीं पता कि भाई एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कितना इंपॉर्टेंट है, उनका प्लेस क्या है, या फिर उनको अर्थ के ऊपर या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या करने की जरूरत है। लेकिन हम जो है ह्यूमन है, हमें इस पूरी चीज का आइडिया है और हम इस पूरे मामले के लिए अवेयर भी हैं। सपोज करो कि अगर मैं बोलूं कि अर्थ की कंडीशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके लिए अगर हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर हम बहुत सारे स्टेप्स भी उठा रहे हैं, चाहे सपोज तो ट्री प्लांटेशन हो या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग हो, या फिर ओजोन गैसेस सॉरी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए सीएफसी की जो हम बोल रहे हैं कि सीएफसी का यूज कम होना चाहिए या फिर अवॉइड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने इकोलॉजिकल रोल के लिए फुल्ली अवेयर है। तो ये हमारे पास किस लिए है, क्योंकि हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रही है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अब एक अच्छी खासी डेफिनेशन है। वैसे तो आगे भी हमारे पास लिविंग की डेफिनेशन आई कि भाई व्हाट इज लिविंग स्टेट, तो हमारे पास वो बायोमॉलिक्यूल्स में है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे पास सीधी सीधी बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके पास हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। और जेनेटिक मटेरियल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बैक्टीरिया के पास आरएनए भी होता है, नो डिनाई। तो डीएनए या फिर आरएनए की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी अगर मेरे पास एक कॉपी ऑफ डीएनए है तो ये आराम से रेप्लिकेशन के टाइम पर अपनी फोटोकॉपी यानी रेप्लिका फॉर्म कर सकता है, जिसके कारण जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है, और हमारे पास कोई भी स्पीशीज जो है कॉन्टिन्यूटी अर्थ के ऊपर बनी रहती है। तो इसलिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होती हैं। नेक्स्ट इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट भी है हमारे पास। यानी अगर हम कोई भी बेसिकली अगर मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई प्लांट हो, हम हो, जैसे सपोज करो मैं प्लांट का एग्जांपल लेती हूँ, हमें पता है बेसिकली कि प्लांट सारे के सारे कैसे होते हैं, हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, भाई अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कि एनिमल्स तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है, तो उनको बाहर के चीजों के ऊपर डिपेंड होने के लिए उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं, प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए भी क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये तीन बेसिक चीजें तो प्लांट को बाहर से लेनी ही पड़ेंगी किसी ना किसी, यानी वो बाहर के कुछ एबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी हमारे पास जो लिविंग वर्ल्ड है, इनके अंदर एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ही इंटरैक्ट करता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी इंटरैक्शन चलती रहती है। तो हमने इकोसिस्टम पढ़ा हुआ बेसिकली, तो इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली हम यही बोलते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है या फिर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है हमारे पास, इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है, और उस म्यूचुअल इंटरैक्शन की वजह से हमारे पास कम्युनिटीज, पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट अब बायो की बारी आती है। बायोलॉजी क्या होती है हमारे पास, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इनके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अर्थ के ऊपर क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। स्टार्टिंग से यही चीजें तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर सपोज करो मैं सेल का एग्जांपल लेके देखूं, तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल भी है, यूकैरियोटिक सेल भी है। तो इनिशियली ही एडवांसमेंट होकर यूकैरियोटिक सेल तो नहीं आई होगी, पहले प्रोकैरियोटिक देन यूकैरियोटिक। तो हमारे पास ये जो एडवांसमेंट है ये किसकी वजह से हुई है, हमारे पास अर्थ के ऊपर जो एवोल्यूशन है। या फिर हमें इतना पता है कि अर्थ की कंडीशन स्टार्टिंग बहुत ही हॉट था, हमारे पास वाटर नहीं था, वाटर भी बाद में हमारे पास आया अर्थ के ऊपर। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई है, हमारे पास एवोल्यूशन की वजह से हुई। तो हमारे पास अर्थ के ऊपर जो पूरी की पूरी एवोल्यूशन की स्टोरी है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बेसिकली बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और यहाँ से फिर हमें ये पता चलता है कि चाहे वो प्रेजेंट का ऑर्गेनिज्म हो, जैसे हम हो गए, या फिर पास्ट में हो, यानी हमारे जो फॉसिल थे, और जो फ्यूचर के अंदर आने वाली जनरेशंस होंगी, या फिर जो न्यू ऑर्गेनिजम्स और इवॉल्व हो रहे होंगे अभी, जिनके अंदर अभी नए नए स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे होंगे, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो क्या है हमारे पास, हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि जीन्स जो होते हैं हमें पता है बेसिकली कि जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते गए हैं, और वो जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस किसकी वजह से आए, जेनेटिक मटेरियल की वजह से। यानी इन्हीं जेनेटिक मटेरियल के अंदर धीरे 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 मॉडिफिकेशन होती गई, और वो धीरे 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 चेंज होते गए, जिसकी वजह से एवोल्यूशन के दौरान न्यू न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यू न्यू मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिली। तो यानी ये जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, लेकिन कैसा, वेरिंग डिग्री का। यानी हमारे पास इनके अंदर धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस होती चली गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी थी, ये हमसे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो वो हम अभी से याद रखेंगे। बायोडाइवर्सिटी टर्म दी गई थी एडवर्ड विल्सन ने, एडवर्ड विल्सन है। और हमारे पास अर्थ की अप्रोक्सीमेट बायोडाइवर्सिटी कितनी है, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। ये अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक होगी तो प्लीज उसको चेंज कर लेना, क्योंकि न्यू बुक्स के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए हुए हैं। तो पुरानी वाली बुक के अकॉर्डिंग ये पहले 1.5 टू 1.7 मिलियन लिखी हुई थी, जो कि अब चेंज करके हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन कर दी गई है। क्लियर। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या एक्चुअली में, बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से, बायो प्लस डाइवर्सिटी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अर्थ के ऊपर कितने नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने टाइप्स हैं उसके, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और कितनी है हमारे पास, 1.7 टू 1.8 मिलियन अभी के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। और ये टर्म दी किसने थी हमारे पास, तो एडवर्ड विल्सन ने दी थी।
नेक्स्ट अब हमारे पास कैरलस लिनेनियस जो है, इन्होंने हमारे पास बेसिकली कुछ साइंटिफिक नेम के सिस्टम्स प्रपोज किए थे। तो बेसिकली जो हमारे प्लांट के नेमिंग का सिस्टम है, यानी साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स जो है, ये आईसीबीएन कोड तो रखता है, लेकिन सबसे पहले जो नेमिंग की थी वो किन्होंने की थी, हमारे पास कैरलस लिनेनियस ने की थी। और कैरलस लिनेनियस ने जो प्लांट्स के साइंटिफिक नेम थे वो एक बुक के अंदर पब्लिश किए थे, और वो बुक कौन सी थी, स्पीशीज प्लैनेटेरम। ये हमसे बहुत बार पूछा जाता है, जो कि कब पब्लिश की गई, तो 1 मई 1753 से में पब्लिश की गई थी। तो इससे पहले जितने भी प्लांट्स के साइंटिफिक नेम रखे गए थे उन सबको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, मतलब एक तरीके से, यानी उनको कंसिडर नहीं किया जाता। इस डेट के बाद जितने भी प्लांट्स के नेम रखे गए हैं उन्हीं को सिर्फ कंसिडर किया जाता है। और सिमिलरली एनिमल्स की जो बुक है, एनिमल्स के जो नेम है, उनको हमने जिस बुक के अंदर उन्होंने लिखा था वो हमारे पास है सिस्टमा नेचुरे, और इस बुक को पब्लिश किया गया था 1 अगस्त 1758। तो फिर एनिमल के नेम इस डेट से पहले जितने भी रखे गए थे उनको कंसिडरेशन नहीं मिला, इस डेट के बाद जितने भी एनिमल्स के नेम रखे गए थे उन सबको हम कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास प्लांट्स के साइंटिफिक नेम जो है, वो जो कमेटी, जो ऑर्गेनाइजेशन रखती है, या फिर जो उसके रूल्स डिसाइड करती है, या फिर प्लांट्स के नेम मतलब ऑथराइज करते हैं कि भाई हाँ ये वाले नेम हम कंसिडर करेंगे, वो कम्युनिटी कौन सी है हमारे पास, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर यानी आईसीबीएन। और सिमिलरली एनिमल टॉक्सोनॉमिस्ट जो हमारे पास नेम इवॉल्व करते हैं, वो हमारे पास कौन सी कम्युनिटी डिसाइड करती है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसके अलावा हमारे पास दो और हैं जिनको हमें थोड़ा सा याद रखना है। ICNCP, ये हमारे पास इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, कि बहुत सारे प्लांट्स आजकल जो हम यूज करते हैं वो एक्चुअली में कल्टीवेटेड वेराइटीज हैं, एक्चुअल वेराइटीज नहीं है, यानी जो वाइल्ड स्पीशीज है वो नहीं है। तो जो कल्टीवेटेड प्लांट्स है उनके नेम जो डिसाइड करता है वो हमारे पास कौन सी कम्युनिटी डिसाइड करती है, ICNCP। एंड नेक्स्ट है ICBECN। ICBECN हमारे पास किसका नाम रखती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन बैक्टीरिया के जो नेम रखे जाते हैं वो कौन सी कम्युनिटी रखती है हमारे पास, ICBECN। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिकली कि जो बायोलॉजिस्ट हैं ये सारे के सारे यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री में बोलते हैं ना यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी हर किसी के लिए सेम, तो वैसे ही चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए ये जो रूल्स होंगे वो सेम होंगे, यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होते हैं। और हम अपने बायोलॉजिकल नेम्स को बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, क्योंकि ये दो, बाई मीन्स टू, नॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी नेम, दो नेम से मिलकर बना होता है। बेसिकली पहला फर्स्ट वर्ड हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनेरिक नेम को, एंड सेकंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, कैरलस लिनेनियस, बट फिर भी पता नहीं क्यों सिले मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी कभी RH विट्टेकर की कंफ्यूजन आ जाती है दिमाग में, तो इसलिए थोड़ा गलत हो जाता है, बट हम दिमाग में रखेंगे। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरलस लिनेनियस ने दिया था, और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट से। तो इसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास, हम रूल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला रूल हमारे पास क्या है कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो सारे के सारे किसमें होता है, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए गए हैं हमारे पास, और जिनको हम इटैलिक्स में लिखते हैं, यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं। जनरली हमें कंप्यूटर में पता है इटैलिक्स जो हम बोल देते हैं बेसिकली। तो लैटिन लैंग्वेज में क्यों रखे जाते हैं कि लैटिन हमारे पास एक डेड लैंग्वेज होती है। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है, विद द टाइम इस लैंग्वेज के अंदर कोई चेंज नहीं आता। यानी अगर मैं इंग्लिश के अंदर बात करूँ तो इंग्लिश में पहले हम ZEBRA ज़ेब्रा बोलते थे, अब इसको हम ज़िब्रा बोलते हैं। या फिर इन हिंदी के अंदर पहले हम विद्यालय को कुछ यू लिखते थे, अब हम विद्यालय को लिखने के लिए थोड़ा अलग तरीका यूज करते हैं, विद्यालय हम यू लिखते हैं, यानी हमारे पास क्या है, विद टाइम चेंज आ रहे हैं। तो भाई लैटिन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है हमारे पास वर्ल्ड के अंदर जो कि चेंज नहीं होती, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेड लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसीलिए सारे बायोलॉजिकल नेम्स हम इसी लैंग्वेज में रखते हैं, ताकि हमें विद टाइम सारे के सारे, क्योंकि अभी हमने देखा बेसिकली बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन, तो इतने सारे नेम्स भी होंगे। अब इतने सारे नेम्स को हम दोबारा से जैसे ही चेंज आएगा दोबारा से चेंज करने तो बैठेंगे नहीं, इसीलिए हमारे पास हम ऐसे लैंग्वेज चूज करते हैं जिसको हमें चेंज ना करना पड़े, इसलिए लैटिन लैंग्वेज में रखते हैं। नेक्स्ट, अभी ये तो मैंने पहले बता दिया कि बायनॉमियल वर्ड है, इसीलिए हमारे पास दो वर्ड से नेम हमारा बना हुआ है, पहला फर्स्ट वर्ड जीनस और सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट, जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं जब भी हम उसको हैंड रिटन लिखेंगे तो उनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और अगर वो प्रिंट होंगे तो इटैलिक्स में प्रिंट होंगे। और लास्ट रूल है हमारे पास कि फर्स्ट वर्ड जो जीनस का वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर, जैसे मेंजीफेरा इंडिका के अंदर M कैपिटल है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है, यानी इंडिका।
अब इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। एक टिप देना चाहूंगी मैं, या फिर मैं यूं बोल सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे कि एनसीईआरटी की जो बायो है हमारे पास, उसको जितना हो सके उतना रीड आउट करो। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं धीरे धीरे कवर कर रही हूँ और मैं कर दूंगी, तो आप इसको तो पढ़ ही लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, बट आप एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर मारना। थैंक यू, बाय बाय।